हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका अध्याय आनुवंशिकता एवं जैव विकास का आखिरी अंश पढ़ने वाले हैं। आज हम इसका भाग 5 पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने विकास एवं वर्गीकरण, विकासीय संबंध की खोजना और जीवाश्म इन विषयों पर चर्चा करी थी और इनको पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम विकास के चरण इस वाले विषय बिंदु को पढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, ऐसा क्यों है, इसको भी हम समझेंगे। और आखिरी में हम मानव विकास को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब विकास के चरण, इस बात का यहाँ पर मतलब सीधा साधा यह है कि विकास में परिवर्तन होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होते हैं और ये कई चरणों में होते हैं। ये एकदम से नहीं होते, बल्कि ये धीरे धीरे होते हैं। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब जो आंख, ये एक जटिल अंग होता है और ये अंग जीव को कुछ लाभ देता है, जैसे कि जीव इससे अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं, वो अपने आसपास के खतरों को भांप सकते हैं और बच सकते हैं। तो क्या ये लाभ पहले के जीवों में एकदम से आ गया, सिर्फ एक डीएनए के परिवर्तन से? वैसे निश्चित रूप में जटिल अंगों का विकास कई पीढ़ियों से होता है। कई पीढ़ियों बाद ऐसा जटिल अंग विकसित होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उत्तरजीविता लाभ देता है किसी जीव को, तो ये एकदम से जरूर नहीं हुआ होगा। अब आमतौर पे ये वाला जो अंग है, ये कई जीवों में पाया जाता है, जैसे कि ये ऑक्टोपस में पाया जाता है और ये कीटों में भी पाया जाता है और हम में, मानवों में भी आंख पाई जाती है। तो निश्चित ही इस अंग का विकास चरणों में हुआ होगा और साथ ही एक परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी है, कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। आइए अब इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। हम यहाँ पे उदाहरण लेंगे पंख का, यानी कि पर का हम उदाहरण लेंगे। ये पहले के जीवों में ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, लेकिन समय के साथ ये अन्य कामों में भी काम आने लगे, जैसे कि ये उड़ने में काम आने लगे। क्या बढ़िया रूपांतरण है ना ये। और दोस्तों, कुछ अध्ययनों से ये भी पता चला कि डायनासोर के पास भी पंख थे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डायनासोर सरीसृप थे। अतः हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से संबंधित है। और इस बात से ये कहना भी संभव है, ये कहना भी सही होगा कि अधिक भिन्न दिखने वाली संरचनाएं विकसित हुए होंगे एक समान परिकल्प से। और जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि जीवाश्म के अध्ययनों से भी हमको विकासवादी संबंध का पता चल सकता है। अब ये सारी बातें तो थोड़ी ऐतिहासिक सी हो गई। क्या इस प्रकार के प्रकरणों का कोई उदाहरण आज भी उपलब्ध है? हाँ दोस्तों, जंगली गोभी ये उदाहरण एकदम सही रहेगा। यहाँ पर मानव जंगली गोभी को कई समय से उगाकर अलग अलग प्रकार की सब्जियां उत्पन्न कर रहे हैं और ये कृत्रिम चयन के द्वारा उगाई जाती हैं, न कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा। और दोस्तों, विकासीय संबंध खोजने का एक अन्य तरीका यह भी है जिससे कि हमने शुरुआत की थी, जो कि था कि जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनती है और डीएनए में थोड़े परिवर्तन होते हैं। तो इससे भी हम विकास का और विकासवादी संबंध का पता लगा सकते हैं। क्योंकि डीएनए में परिवर्तन के कारण ही विकास होता है, तो हम अलग अलग स्पीशीज को लेकर उनकी डीएनए संरचना की तुलना कर सकते हैं और इससे हमें पता चलेगा कि डीएनए में कितना परिवर्तन हुआ है। इससे हम ये चीज निर्धारित करेंगे और जो कि हमें विकासवादी संबंध को स्थापित करने में मदद करेगी, उसको समझने में मदद करेगी। विकासीय संबंध स्थापित करने के लिए इस विधि का व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, ऐसा क्यों है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे इस वाले भाग में। अब दोस्तों, अगर हमें किसी स्पीशीज के फैमिली ट्री की खोज करनी है
तो हमें कुछ चीजें याद रखनी होंगी, जैसे कि इस प्रक्रम के प्रत्येक स्तर पर अनेक शाखाएं हो सकती है। अतः ऐसा नहीं है कि नई स्पीशीज के उद्भव के लिए पहली स्पीशीज विलुप्त हो जाए। यह सब पर्यावरण पर निर्भर करेगा। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि नई स्पीशीज अपने पूर्वज स्पीशीज से उत्तम होगी, क्योंकि ये सारे प्रक्रम पर्यावरण की वजह से हो रहे हैं। वास्तव में जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। विविधताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है। जैव विकास में प्रगति की यदि कोई प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है तो वह है समय के साथ साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि। और ये सारी बातें आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और मानव विकास को समझते हैं। यहाँ पर हम मानव विकास को विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको जानेंगे। हम मानव विकास और विकासवादी संबंध को समझने के लिए हम उत्खनन, जिसमें कि हम खुदाई कर पुरातात्विक अवशेषों का निकालते हैं, उनको निकालते हैं और उन्हें प्रोसेस करते हैं। इसी के साथ साथ हम समय निर्धारण तथा जीवाश्म अध्ययन भी कर सकते हैं, जो कि अच्छा खासा हमें विकास के बारे में जानकारी देगा। और फिर आखिरी में हम डीएनए के अनुक्रम का निर्धारण कर सकते हैं। इन्हीं सब संसाधनों का उपयोग कर हम विकास को समझ सकते हैं। अब पूरी धरती पर मानव के रंग रूप एवं आकृति में अत्यधिक विविधताएं होती हैं। जैसे कि हम त्वचा के रंग को उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। ये भी कई तरह की होती है, जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। ये विविधताएं इतनी अधिक एवं प्रखर हैं कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजातियों के बारे में ही बात करते रहते थे। आमतौर पर त्वचा का रंग इस प्रकार की प्रजाति का निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो क्या इन आभासी समूहों का विकास अलग अलग हुआ होगा? इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि इन आभासी प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं है। सभी मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं, जो कि है होमो सेपियंस। और दोस्तों, हमारे पूर्वजों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। आधुनिक मानव स्पीशीज होमो सेपियंस के सर्वप्रथम सदस्यों को वहीं पर खोजा जा सकता है और फिर ये धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर फैल गए थे। और आज का तो आपको पता ही है कि हम मनुष्यों ने कितना विकास किया है और साथ ही में हमारे आसपास की जगह में भी कितनी बदलाव हुए हैं। और इसी के साथ साथ कई सारी तकनीकें, आधुनिक तकनीकें हमारे पास हैं, जिससे कि जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास हम कर रहे हैं। और आगे जाके कितना विकास होगा, ये बात कोई भी नहीं जानता है। यहाँ पर दोस्तों आपका अध्याय आनुवंशिकता एवं जैव विकास समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हमने कुछ विषय बिंदुओं पर चर्चा करी, जैसे कि हमने विकास के चरण को समझा, फिर हमने विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, इस वाले विषय बिंदुओं पर भी चर्चा करी, और फिर हमने मानव विकास को समझा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 विषय बिंदु खत्म कर लिए हैं और ये आपका अध्याय भी आज खत्म हो गया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय का प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे और जानेंगे कि आपको इस अध्याय में से कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।